वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास में जो भारतीय संसद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ में जो भी समितियां हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें आप मेरे साथ अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, उसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, सारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। रात को 9 बजे आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मैं टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रही हूँ। उसमें भी कई सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद अब इन्वायरमेंट चल रहा है, तो एक एक करके आप मेरे साथ सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी प्लेलिस्ट में ऐड है और जो देख चुके हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। अभी अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करनी है, अगर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी डिटेल्स दी गई हैं ऐप में। जो भी कोर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब का डेमो और बाकी डिटेल्स उसी में आपको मेंशन की गई हैं। फुल स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को देखते हुए। तो सिलेक्शन वाला मटेरियल आप पा सकते हैं एक जगह, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से और सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो संसद से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे उसमें अब हम लोग देखेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में आया। इसके द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कई बार प्रश्न आता है मैच करने के लिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस क्यों, आपने कई बार देखा होगा कि मैच करने के लिए संशोधन आ जाते हैं। तो 61वां संशोधन दे दिया जाएगा और बाकी आपको दिया जाएगा इसमें क्या किया गया। तो आपको याद रखना है मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई और यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है और इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की ही देन है और यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता तथा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में और कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। तो कैबिनेट सचिव के बारे में आपने जाना। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों या फिर विभागों का जो बंटवारा भी है वो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए भारत सरकार से स्वतंत्र और असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचों का अतिक्रमण न करे और इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम आया 2005 में और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित भी किया गया जिसे राष्ट्रपति की सहमति मिली 13 सितंबर 2005 को और 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू किया गया था। अगला है मीसा। ये मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून है और इसकी प्रकृति जो है वो निवारक निरोध है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून था और इसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में हटाया गया था। सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था वो भी जान लीजिए। तो इसके तहत उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है
उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और इसके लिए उसे मामूली सी फीस देनी पड़ती है। यदि वाद के दौरान उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। वनों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित अथवा उससे आनुवंशिक या फिर प्रासंगिक विषयों का वन करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रखा गया वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है और 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, ये सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ था। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। दोनों एक्ट्स आपने समझे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित कराने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है और यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन ही अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारणीय है। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? तो 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ। तो तीनों याद रखिए, हिंदू विवाह 1955, हिंदू उत्तराधिकार 1956 और ठीक आपको आगे याद रखना सती अधिनियम सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कई बार पूछा गया है। 2010 के द्वारा देश में एक हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया है और पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करना है जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। तो ये हो गए महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने संसद के बारे में पढ़े, लेकिन अभी भी हम लोग आगे समितियों की बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनसे रिलेटेड तथ्यों को। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में समितियों का जो वर्गीकरण है, इनका क्लासिफिकेशन है, तो वो देखेंगे। तो मोटे तौर पर संसदीय समितियों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहली है स्थायी समितियां, दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां जो होती हैं इनकी प्रकृति स्थायी होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं और जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। लेकिन जो तदर्थ समितियां होती हैं इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है अगर वो समाप्त हो गया, उसके समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और ये अस्तित्व में नहीं रह जाती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे स्थायी समितियों के बारे में। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों का निम्नलिखित 6 कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है वित्त समितियां, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति आती है। विभागीय स्थायी समितियां 24 हैं। जांच समितियां, इसमें याचिका समिति आती है, विशेषाधिकार समिति आती है, आचार समिति आती है। परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियों में सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति आती है, विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति भी। 5वीं है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, जैसे कार्य सलाहकार समिति, सदस्यों के निजी विधेयकों और संकल्पों के लिए गठित जो समिति है, विनियम समिति, सदन के बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति, और जो अगली आ जाती है वो सदन समितियां अथवा सेवा समितियां होती हैं, अर्थात सदस्यों को सुविधाएं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित समितियां, जैसे सामान्य प्रयोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति और सदस्यों के वेतन और भत्तों के लिए संयुक्त समिति। तो ये हो गई स्थायी समितियां। लेकिन तदर्थ समिति क्या है वो भी देख लीजिए। तो तदर्थ समितियों की 2 कोटियां हैं जिनमें विभाजित किया गया, जैसे जांच समितियां और सलाहकार समितियां।
तो जांच समितियों का जो गठन है वो समय समय पर किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अथवा इनका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने और प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा किया जाता है। और जो सलाहकार समितियां होती हैं, इनके अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर तथा संयुक्त समितियां सम्मिलित होती हैं, जिनका गठन किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती हैं कि विधेयकों से ही संबंधित होती हैं और इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वे कार्य पद्धति नियमों तथा लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति के निर्देशों में उल्लिखित होती हैं। तो आज हम लोगों ने जाना, जो इंट्रोडक्शन है, हमने जो समितियां हैं उनका देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में, इस क्लास में जो भी आपको डाउट लग रहे हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम लोग जो समितियां हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी PCS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर RO ARO री एग्ज़ाम के लिए अभी भी ठीक ठाक समय है और प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं और बेटर या फिर बेस्ट आप मटेरियल पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड कर दी गई हैं, आप उनको देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी एग्जाम है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में, और मात्र 100 रुपये में फुल पेड कोर्स है जो कि आप ज्ञानसर एजुकेशन ऐप में पाएंगे। ज्ञानसर कूपन कोड है, अप्लाई करके आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको अपना कोर्स मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।